साइंस 9.1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास 7। तो साइंस क्लास 9 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और इसकी क्लास नंबर 5 है। तो एक बार फिर से मैं क्लास 1 से आपसे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, उसका कलर डार्क पर्पल, स्टेट आपका सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है दोनों के बीच। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है बताइए। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। जब हम लोग हीट करते हैं तो डिफ्यूजन बढ़ता है घटता है, अनअफेक्टेड रहता है तो वो बढ़ता है, ठीक है, मतलब फास्टर हो जाता है। डिफ्यूजन का रेट क्या होता है? फास्टर हो जाता है, ठीक है। नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और तीसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कम अट्रैक्ट करते हैं वो अलग बात है, पर वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ मैटर, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैसेस होते हैं LPG सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, CNG। फिर सेकेंड हमारे पास क्या होते हैं, मतलब उससे कम कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स, और सबसे कम होते हैं सॉलिड्स। तो इनमें क्या होता है? एक पैटर्न सा फॉलो होता है, सबसे ज़्यादा उससे कम, या सबसे कम उससे ज़्यादा ऐसे करके, है ना। फिर अगला हमारे पास है कि स्पॉन्ज सॉलिड होता है फिर भी हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें क्या होते हैं बताइए? उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर होता है। जब हम कंप्रेस करते हैं तो एक्चुअली वो एयर रिलीज होती है जिसके कारण हम कंप्रेस कर पाते हैं। फ्लूइड्स किसको कहते हैं? लिक्विड्स को, सॉलिड्स को, गैसेस को, या फिर गैसेस और लिक्विड्स को? तो फ्लूइड्स हम लोग कहते हैं एबिलिटी टू फ्लो। तो गैसेस और लिक्विड्स दोनों फ्लो करती हैं, तो हम लोग लिक्विड्स और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स मानते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं सिर्फ लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं, पर दोनों होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स हम लोग मानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद LPG का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, बताइए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद while large volumes of a gas can be compressed and transported easily due to the high compressibility of gases, ठीक है। गैसेस एक दूसरे में सबसे जल्दी क्यों डिफ्यूज करती हैं बताइए। तो सबसे पहला तो लार्ज स्पेसेस, बहुत लार्ज स्पेसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, Why is the pressure exerted by gas particles on the walls of the container? तो walls of container में गैस पार्टिकल्स क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। डिनोमिनेटर को हम लोग जनरली 1 कर देते हैं डिफाइन करने के लिए किसी फ्रैक्शन या रेशियो को। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब हमारा गैस पार्टिकल होता है वो जब वॉल से टकराता है तो फोर्स के संग टकराता है, और वॉल का कुछ एरिया होगा चाहे वो बहुत कम हो, ठीक है, तो पर यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया में जो गैस मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा वो प्रेशर लगाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को मेजर किया जाता है जब भी हम लोग टैंक्स, या फिर हम लोग जब आगे आप पढ़िएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, ठीक है, इंजीनियरिंग में, कि जब आपका प्रेशर लगता है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, तो हमें जो मटेरियल लेना चाहिए कितना थिक लेना चाहिए, और उसकी मतलब ऐसा ना हो कि वो हमारा क्या हो बीच में कहीं क्रैक आ जाए, ठीक है, वो टीयर हो जाए, ठीक है। तो गैस का प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर, ये सब प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बस हम लोग फंडामेंटल बेस बना रहे हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर हम लोग कंटिन्यू करें, है ना। और 11th-12th में भी आपको इसका बहुत यूज़ है, ठीक है, प्रेशर का, स्पेशली फिजिक्स में, पर फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली लो डेंसिटी होते हैं उनका, ठीक है, तो सॉलिड्स क्या करते हैं? हायर डेंसिटी है तो वो सिंक कर जाते हैं, लेकिन वाटर आइस सॉलिड होने के बावजूद वो फ्लोट करते हैं, ऐसा क्यों बताइए। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है एक गिवन वॉल्यूम में जो मास होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी कम हो जाती है तो वो फ्लोट करता है आइस, है ना।
तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 5। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैच द फॉलोइंग। वाटर, जनरली जब हम लोग वाटर बोलते हैं तो हम लोग लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस हो आपका, ठीक है, वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। लेकिन जनरली हम लोग कोई भी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मतलब क्या मान के चलते हैं कि वो उसी मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ वाटर, ठीक है, तो जनरली आपको लगेगा वाटर की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, वो आपकी लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं जैसे बोलूँ आयरन या लोहा, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ शुगर, तो आप फिर से सॉलिड समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन, तो आप तुरंत गैस समझिएगा। लेकिन मैं लिक्विड हाइड्रोजन की बात कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हाइड्रोजन बोला पर मेरा मतलब क्या था, लिक्विड हाइड्रोजन। पर जनरली अगर मैं हाइड्रोजन बोलूँ तो कोई भी समझेगा, कोई मुझे बोले तो मैं भी गैस के रूप में समझूंगा, पर हो सकता है वहाँ पर हाइड्रोजन मतलब लिक्विड हाइड्रोजन की बात हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है या मैटर होता है, वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, हमारा लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। लेकिन जनरली हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग उसी स्टेट में समझते हैं जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है, लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, और गैस तो होते ही है नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। इसलिए हमें अगर स्टेट बताना है तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का बहुत ध्यान रखना है ना। तो जैसे मैं बोलूँ वाटर, तो हम लोग सब जनरली लिक्विड ही समझेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड ही होता है, ठीक है। जैसे ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पर वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन अगर वाटर बोले तो उसका आइस भी मतलब हो सकता है, पर हमें वो स्पेसिफाई करना होगा अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वाटर जो है वो हमारा मैटर है, वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो सॉलिड स्टेट है तो उसी वाटर को हम लोग आइस बोलते हैं। अगर वो वेपर स्टेट में है, गैस स्टेट में है, तो हम लोग उसको वेपर या जनरली वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। वेपर्स और भी हो सकते हैं, तो हम लोग वाटर वेपर शब्द का यूज करते हैं। और वाटर को, लिक्विड वाटर को हम लोग लिक्विड वाटर की जगह सिंपली वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है वाटर इन सॉलिड स्टेट। तो वाटर इन सॉलिड स्टेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, आइस होता है। तो मैच द फॉलोइंग है, छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है। वाटर इन लिक्विड स्टेट, तो वाटर इन लिक्विड स्टेट को हम लोग सिर्फ वाटर ही बोलते हैं। और वाटर इन गैसियस स्टेट, तो वाटर इन गैसियस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लोहे की बात की थी या और मेटल्स की बात की थी, वो सब जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन उनको भी मेल्ट किया जाता है फर्नेसेस वगैरह में यूज़ के लिए, उनको भी मेल्ट किया जाता है, ठीक है। पर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए जनरल टेम्परेचर में हम लोग उनको सॉलिड ही मान के आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज अ सॉलिड कन्वर्टेड इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, हम लोग सॉलिड में आइस ले लेते हैं, ठीक है, पर कोई भी सॉलिड हो सकता है। यहाँ पर आयरन का ब्लॉक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका लिक्विड में चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड है और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। तो हाउ इज अ सॉलिड कन्वर्टेड इन द लिक्विड, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ये मैटर है, एंड मैटर है ना, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ, हमने देखा था। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, अभी क्या करते हैं, पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, पर क्योंकि ये सॉलिड है तो यहाँ पर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, पर फिर भी होता है थोड़ा बहुत, मूव वो लोग वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज है। हीट मिलती है, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया कि जब हम लोग हीट करते हैं, जब हम लोग हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग मोशन होता है, वहाँ वाइब्रेट करते हैं फिक्स पोजीशन के अबाउट। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना।
द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंपेयर टू द 3 कॉमन स्टेट जो हमारे पास होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, तो बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस कारण ये आपका यहाँ नहीं जा सकता है, या ये आपका पार्टिकल्स यहाँ नहीं जा सकता है, इसके अगल बगल के पार्टिकल्स के संग एक तरह से बंधा रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो ये रैंडमली मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड्स में क्या है, वो रैंडमली मूव करते हैं। गैसेज जितना नहीं कि वो अपने वॉल्यूम छोड़ के ही चले जाएंगे, पर वो रैंडमली मूव करते हैं, जो सॉलिड में नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हीट हम लोग करते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ता है, तो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको रोका हुआ है। ठीक है, तो जो हीट है वो क्या करता है कि हीट ओवरकम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब हीट के कारण जो वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो ओवरकम कर जाती है एक समय पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसको थोड़ा देखते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो धीरे धीरे पहले वो वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो बहुत फ्रीली मूव करने लगते हैं जब हीट इंक्रीज होता है समय के साथ। अ स्टेज या 2 बार इज हो गया। ठीक है, तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब क्या होता है, एक समय में क्या होता है कि ये लोग फिक्स पोजीशन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये फ्रीली मूव करते हैं, और उसी के साथ हमारा जो सॉलिड होता है वो अपना स्ट्रक्चर लूज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये क्या करते हैं, सारे पार्टिकल्स फिर रैंडमली मूव करने लगते हैं। ठीक है, और वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि जनरली हम लोग समझते हैं कि वाटर लिक्विड होता है, आयरन सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होता है। तो ये सब क्या होता है, इसमें विदिन मतलब अंदर इसमें इम्प्लिसिट हम लोग मान के ही चलते हैं कि इसमें है ही नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर आपका, ये हम लोग मान के ही चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ और बताना हो जो नॉर्मली नहीं है तो फिर हम लोग को टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करना होगा। ठीक है, लेकिन जब हम मेंशन नहीं भी करते हैं तो क्या टेम्परेचर प्रेशर नहीं होता है, होता है। ठीक है, पर वो हम लोग मान के चलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर, इसलिए बार बार हम लोग बोलते नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो वैसे साइंस में भी जब हम लोग कम्युनिकेशन या किसी में भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ कुछ बातें जो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब वाटर को लिक्विड कहा जाता है तो हम समझ लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है, पर जब नॉर्मल से थोड़ा हम लोग को हट के कहना होता है तो हम लोग फिर मेंशन करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर उस समय भी रहता है जब हम लोग नॉर्मली वाटर को लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो वो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर are the 2 main factors that determine the state of a substance. The state of a substance is mentioned at a particular temperature and pressure. ठीक है, तो ये कहीं कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिए जाते हैं, जैसे STP हो गया, फिर NTP हो गया, तो कभी 0 डिग्री फिक्स कर दी जाती है, कभी 20 डिग्री से 25 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं इस पर ही बात हो रही है ना। तो ये सब बहुत यूज़ है, आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में, STP NTP इनका कन्वर्जन। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अभी क्योंकि हम लोग 9th का देख रहे हैं तो हम लोग सिर्फ समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक मोटिवेशन रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, मैथ्स देखना है, कंप्यूटर देखना है, और इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो भी हमें देखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और समय के संग हम लोग को और समझ में आता जाएगा, बस मोटिवेशन लूज नहीं करना है, धीरे धीरे हमें पढ़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट हो गया, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर दोनों में होता है, तो एट मिनिमम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मिनिमम होगा और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जो जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है। ठीक है, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स
to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो जनरली हम लोग 1 atm लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग atm को चेंज करेंगे तो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो होगा, पर अगर हम लोग atm को चेंज कर रहे हैं तो उस समय जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो 1 atm पे जो लिया था उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जब हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट द गिवन प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ टेम्परेचर और प्रेशर में, क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है कि पूछा जाता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि क्या प्रेशर से कोई फ़र्क पड़ता है, तो फिर हम सोचते हैं कि प्रेशर से फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या? मतलब ये कि जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं 1 atm प्रेशर है, लेकिन जब हम लोग ऊपर जाते हैं थोड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है, तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम नहीं रहता है 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, तो इसलिए आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। What does melting point of a solid indicate? तो melting point क्या बताता है? जैसे अगर हम लोग मान लिए कि एक का melting point है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक का melting point है 100 डिग्री सेल्सियस, एक का है 500 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फिजिकल मतलब क्या होता है? ये सब तो न्यूमेरिकल है, एक होता है फॉर्मूला, कैलकुलेशन, आप सिंप्लीफिकेशन किए, मैथ्स लगाए, आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन एक होता है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ उसका। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेंसिटी का होता है गिवन वॉल्यूम में मास कितना है। ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम में, तो जिसके पास डेंसिटी ज़्यादा होता है उसके पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा एक गिवन वॉल्यूम में उसके पार्टिकल्स अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट जो एक सॉलिड का होता है वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज बदलती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं कि हम लोग उतना हीट देते हैं कि सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए, मतलब जो हीट है वो ओवरकम कर जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे हुआ एनर्जी ओवरकम कर जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हमें ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। ठीक है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कम टेम्परेचर में मेल्ट होगा। तो हमें करना क्या है, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम हीट में ही काम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा डिग्री से 500, 800, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। ठीक है, और लिक्विड जो हमारा होता है उनका कम होता है। ठीक है, तो ऐसे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग यहाँ आंसर देख सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। A solid with high melting point means that the force of attraction between the particles of that solid is high। फिर से देखते हैं, a solid with high melting point means that the force of attraction between the particles of that solid is high। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the melting point of ice? तो the melting point of ice हमारा क्या होता है 273.15 केल्विन एट नॉर्मल 1 atm प्रेशर। हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा 1 atm की बात हो रही है, क्योंकि मेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम लोग मेंशन नहीं करते तो हम लोग 1 atm लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें रिलेशन क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है, वैसे एक और हमारा के आता है केल्विन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया यूनिट केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, और दो हमारे यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें सबसे कॉमन तो डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। केल्विन यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस में, फॉर्मल डिस्कशंस में। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस भी यूज़ किया जाता है, पर डिग्री सेल्सियस बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें चेंज पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग वाटर का हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा कितना होता है
273.15 केल्विन, है ना, ये हमारा होता है। लेकिन जनरली हम लोग 273 केल्विन ही अप्रॉक्स में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग वहाँ लिख देंगे कि हम लोग 273 केल्विन ले रहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर गिवन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 273.15, तो वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 100 प्लस 273.15 दैट इज 373.15 केल्विन, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बस डिग्री सेल्सियस अभी छोड़ दे रहे हैं, तो 100 270, ठीक है। तो जनरली हम सिर्फ 273 ऐड करते हैं, तो हमारा 373 आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दो क्वेश्चन है ना, फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के दो क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक हमारे पास है 293 केल्विन, ठीक है। तो अगर हमारे पास केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 273। आप 0.15 भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अप्रॉक्स में कर रहा हूँ, तो इसमें से हम लोग बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273 केल्विन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हम लोग इस यूनिट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि जनरली यूनिट कॉमन लेके यहाँ केल्विन आना चाहिए था, पर हम लोग सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। यूनिट क्या लिखना है, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल वे में बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 293 केल्विन में माइनस कर दिया 273, तो 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 470 केल्विन। तो 470 केल्विन क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेकेंड पार्ट है 470 केल्विन, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, तो हम लोग माइनस कर देंगे 273, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। 16 माइनस 7 और यहाँ पर 3 माइनस 1, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 200 300 397, तो 400 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 197 केल्विन, देखिए यहाँ गलती हो गया, केल्विन नहीं डिग्री सेल्सियस। तो ये सब आपके मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच बीच में कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, तो हम लोग क्या हैबिट में होते हैं, तो सब कॉन्शियसली हम लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं ना, केल्विन केल्विन देख लिए, तो हमें थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है उसी समय, ठीक है। जो हम लोग कर रहे हैं उसी में कोशिश करनी है, धीरे धीरे समय के साथ हो जाएगा, गलतियाँ होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में ना हो हम लोग कोशिश करेंगे। अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अगला है केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना, तो हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, तो डिग्री सेल्सियस है तो 273 बस ऐड कर देंगे, तो 273। तो जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 27 या 20 के आसपास ही लिया जाता है, जनरली 25 ही लिया जाता है, तो 298 केल्विन ये होता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर आसपास इसी के होते हैं। 5 + 3 8, 7 + 2 9 और 2 हमारा यहाँ उतर गया, यहाँ केल्विन होगा ना डिग्री सेल्सियस में। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 373 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। आप 0.15 भी कर सकते हैं, ऐड करना तो आसान है, बस 0.15 लिख दीजिए। सब्ट्रैक्ट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर मैं आप अप्रॉक्सी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको एग्जाम्स में कैसा लेना है, ठीक है। अप्रॉक्स के साथ में आगे बढ़ना, तो 3 + 3 6, 7 + 7 14, 4 कैरी 1 3 4 5 6, तो 646 केल्विन, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 अपना पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग एक बार PDF देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। तो मैच द फॉलोइंग, वाटर इन सॉलिड स्टेट ये हमारा आइस हो गया, वाटर इन लिक्विड स्टेट वाटर हो गया, और वाटर इन गैसेस स्टेट वाटर वेपर हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं हाउ इज़ अ सॉलिड कन्वर्टेड इन द लिक्विड, ये सब NCERT के नोट्स हैं, ठीक है।
On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. ठीक है. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles of solid. तो सबसे पहला हमने जो देखा था बोर्ड में, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. दूसरा हमारा वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, है ना. फिर हमारा थर्ड में क्या हो जाएगा कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो अट्रैक्शन को ओवरकम किया जाएगा और हमारा फोर में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे और इसका मतलब हमारा लिक्विड स्टेज रीच हो गया, क्योंकि लिक्विड स्टेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. तो एक बार इसको देखते हैं. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles of solid. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage, यहाँ एक बार इस होगा. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है. What are the two main factors that determine the state of a substance? तो यहाँ देखते हैं. Temperature and pressure are the two main factors that determine the state of a substance. The state of a substance is mentioned at a particular temperature and pressure. जब state mention नहीं किया जाता है, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तब भी उसमें एक टेम्परेचर प्रेशर रहता ही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है, या फिर अगर हम लोग कैलकुलेशंस में देखें तो वो मेंशन कर दिया जाता है, NTP है, STP है, क्या है, पर रहता है कोई भी स्टेट का जब हम लोग जनरल भी यूज़ करते हैं. What is melting point? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जैसे अगर आपको चेंज करिएगा तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना. ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. व्हाट डज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इंडिकेट? तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो जनरली चाहे हमारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, उनमें फार्मूलाज होते हैं, ठीक है. जनरली फिजिक्स में तो बहुत होते हैं, मैथ्स में, ठीक है. तो जब भी हम लोग कुछ फार्मूलाज देखते हैं तो उसका हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फिज़िकल सिग्निफिकेंस अपना सकें, ठीक है. और जनरली फिज़िक्स और केमिस्ट्री में किया जाता है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल में हम लोग देख सकें कि ये फिज़िकली क्या मतलब इसका फिज़िकल क्या है. फिज़िकल मीनिंग हम लोग कैसे समझ सकते हैं वर्ड्स में, अपार्ट फ्रॉम फार्मूलाज, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड सिम्बल्स, ठीक है. तो व्हाट डज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इंडिकेट? तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसका फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. नंबर से हम समझ गए 500 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है. लेकिन फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि जिसका 500 डिग्री सेल्सियस है उसमें जो हीट लगा होगा टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा. और क्यों ज़्यादा हीट लगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पर, ठीक है. तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. A solid with high melting point means that the force of attraction between the particles of that solid is high. What is the melting point of ice? So the melting point of ice is 273.15 Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ हमने 1 atm लिया है, ठीक है. और ये जनरली 273 हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगला है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है. तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है, पर अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन लेते हैं. तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में जब ऐड करते हैं 273.15 तो हमें केल्विन में वैल्यू मिल जाती है. फिर अगला हम लोग देखते हैं 33. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल. NCERT एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हमें बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, जल्दबाजी में हम लोग को ध्यान रखना है केल्विन नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया. तो बी केयरफुल इन यूनिट्स. ये सब कुछ कुछ आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं जहाँ आप गलती किया, और अपने नोट ज़रूर रिवाइज करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा मैं कहाँ कहाँ गलती करता हूँ, ठीक है. और आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो जाएगा, फिर -273 कर देंगे तो ये आ जाएगा. अगला क्वेश्चन भी NCERT एक्सरसाइजेस का है. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. तो 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर बस ऐड कर दीजिएगा. ऐड करना आसान है, पर फिर भी आप अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, एक्यूरेट भी ले सकते हैं. आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे हमें लिखना है, ठीक है. अगली क्लास में क्लास नंबर 6 शुरू करेंगे. व्हाट इज़ फ्यूजन और लेटेंट हीट, इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे NCERT से.
और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई। इसमें फिर से मैं आपको बोलूँगा टेम्परेचर प्रेशर में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं जब हम लोग स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, तो जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं मिनिमम टेम्परेचर जो हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जनरली मेंशन नहीं करते हैं प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जनरली 1 atm ही लिया जाता है, उसी पे हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, कुछ कुछ बातें, या अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, पर समय के संग अगर हम लोग 11th-12th में जाएंगे और आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल में आगे पढ़ेंगे, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरी की। अगले वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे।